नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत हर सुबह लेकर आती है अवसर पर, जहां हम आपको आत्मनिर्भर होते हुए भारत की सर्वांगीण विकास से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं हमारे मॉर्निंग पावर पैक प्राइम टाइम शो नया सवेरा में। मैं हूं आंसू गुलाटी गुम्बर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी कृतिका। शुक्रिया आंचल। सुप्रभात आप सभी को। जी हाँ, नया सवेरा के एक पावर पैक शो को लेकर हाजिर है हम दोनों, जिसमें अगले 1 घंटे हम आपको दिखाएंगे आर्थिक विकास की झलक और साथ ही खेल जगत में क्या कुछ रहा हिट और कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट। साथ ही करेंगे टेक टॉक और नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं नया सवेरा की प्रमुख सुर्खियों के साथ। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट का मतदान रद्द। सभी मतदान केंद्रों पर 21 मई को पुनर्मतदान, 24 मई को मतगणना। ईवीएम से छेड़छाड़ और बूथ कैप्चरिंग की मिली थी शिकायतें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 3 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में पहुंचे जमैका। कहा व्यापारिक समुदाय और भारतीय प्रवासियों से मिलने को उत्सुक। देश भर में आज आयोजित की जाएगी नीट यूजी परीक्षा। दोपहर 2 बजे से शुरू होगा और ये चलेगी शाम 5 बजे तक। उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र के साथ आईडी कार्ड लाना जरूरी है। ईरान का अमेरिका को 14 बिंदुओं का प्रस्ताव। 30 दिन में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्ति, प्रतिबंध हटाने और सुरक्षा गारंटी की मांग। प्रस्ताव पर ट्रंप ने व्यक्त किया असंतोष। और खेल की खबरों में बैडमिंटन थॉमस कप फाइनल में भारत को कांस्य पदक। लक्ष्य सेन का घायल होना पड़ा भारी। फ्रांस ने 3-0 से जीत हासिल कर पहली बार फाइनल में बनाई जगह। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब बात करेंगे विस्तार से। और सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां विधानसभा चुनाव में फलता सीट विवाद को लेकर चुनाव आयोग का एक बड़ा फैसला बीते कल सामने आया, जहां चुनाव आयोग ने फलता सीट के सभी मतदान केंद्रों पर हुए चुनाव को रद्द कर दिया है। और आयोग के मुताबिक मतदान के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़, बटन पर काला टेप लगाने, बूथ कैप्चरिंग और मतदाताओं को डराने जैसी गंभीर शिकायतें इस जगह से मिली थी। जांच के बाद आयोग ने पाया कि मतदान प्रक्रिया प्रभावित हुई। इसके बाद सभी 285 बूथों पर 21 मई को पुनर्मतदान कराया जाएगा, जबकि वोटों की गिनती 24 मई को होनी है। अब इस फैसले के बाद फलता सीट पर सियासी हलचल तेज हो गई है और सबकी नजरें इस वक्त रीपोलिंग पर टिकी हुई हैं। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग सख्त है, जहां पर सख्त एक्शन लिया गया है फलता सीट को लेकर, जहां इस वक्त पुनर्मतदान हो रहा है। और आइए अब ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरी घटना को, क्योंकि पश्चिम बंगाल की अगर फलता की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर रीपोलिंग की बात अब कही जा रही है। और फलता सीट विधानसभा सीट पर अब पुनर्मतदान होगा। 21 तारीख को नए सिरे से ये मतदान किया जाएगा। हालांकि दूसरे चरण में मतदान हुआ था 29 अप्रैल को, लेकिन अब दोबारा से रीपोलिंग कराई जाएगी और सभी जितने भी पोलिंग बूथ हैं उन सभी पोलिंग बूथों पर ये रीपोलिंग होगी। 29 अप्रैल को मतदान के दौरान कई सारी चुनावी गड़बड़ियां सामने आई थी, कई सारी शिकायतें मिली थी और साथ ही बड़े पैमाने पर हिंसा, धमकी और चुनावी नियमों का उल्लंघन भी इस दौरान वहां पर हुआ था, जिसके बाद में जो पुलिस वहां पर मौजूद थी उसे लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। इस दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बिल्कुल, और स्थानीय लोग जो हैं उन्होंने चुनावी गड़बड़ी के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन किया, यानी कि जो चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष पारदर्शी होनी चाहिए थी उसे कहीं ना कहीं टैंपर किया गया, मतदाताओं को डराया धमकाया गया। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन का यह मानना है कि इन घटनाओं से जो ये लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसे हम वोटिंग कहते हैं, वो प्रभावित हुई है। और वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कल मतगणना होनी है। जी हां, 2 चरणों में हुए मतदान के बाद राज्य की फलता विधानसभा सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से ही शुरू हो जाएगी। और चुनाव आयोग ने पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि मतगणना सुचारू और सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके। राज्य में कुल 77 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक केंद्र पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय व्यवस्था है, जिसमें सीसीटीवी निगरानी, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी और पुलिस केंद्रीय बलों की संयुक्त
ड्यूटी लगाई गई। चुनाव आयोग ने मतगणना केंद्रों के आसपास निषिद्ध क्षेत्र इसे घोषित किया। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती रहेगी। इसके साथ ही किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स भी वहां पर बनाई गई है, जो वहां पर तैनात रहेगी। और इस चुनाव की अगर हम बात करें तो 92.93% मतदान दर्ज किया गया था, जो राज्य के इतिहास में अभी तक सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत है। और इस बार चुनाव में टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर भी देखने को मिल सकती है। और वहीं पश्चिम बंगाल के मणिकतल्ला विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तापस रॉय ने चुनावी माहौल के बीच टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए। तापस रॉय ने फलता में हुई घटनाओं को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसके साथ ही तापस रॉय ने यह भी कहा कि फलता में जो हुआ ऐसा होता है, तब भी तो डायमंड हार्बर में 7,11,000 वोटों से अभिषेक बनर्जी जीतते हैं। फलता में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। फिलहाल पश्चिम बंगाल में चुनावी सियासत इस समय अपने चरम पर है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। फलता में जैसा हुआ ऐसा ही होता है, इसीलिए ही तो डायमंड हार्बर में 7,11,000 वोटों से जीतते हैं अभिषेक। और आज भी हुआ फलता में, जो होना नहीं चाहिए। वोट देने नहीं दिया। हिंदू गांव से निकल के हमारे माँ बहन लोग प्रतिवाद कर रहे थे फलता में जैसे। और यही तरह जो तमाम चुनावी अपडेट्स है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता जुड़ गए हैं। सौरभ, जिस तरह से जो अब रीपोलिंग की बात सामने आ रही है फलता को लेकर, किस तरह से अब चुनाव आयोग की तैयारी और कहीं ना कहीं जो भी फलता में हुआ जब वोटिंग हो रही थी, ये कहीं ना कहीं टीएमसी की बौखलाहट को साफ तौर पर दर्शाता है। आंचल कृतिका, देखिए फलता में रिपोलिंग का ऐलान किया है चुनाव आयोग ने, लेकिन ये क्यों करना पड़ा, ये सबसे पहले अहम बात है। क्योंकि फलता जो इलेक्शन सेकेंड फेज में था, 142 चुनाव जो हुए सेकेंड फेज में बुधवार को, उसमें फलता भी था। लेकिन फलता में उस वक्त देखा गया कि 90% से ज्यादा वोटदान भी हुआ। लेकिन वोटदान के बाद ही 24 घंटे के बाद ही उस दिन ही कुछ कंप्लेन आए थे, 32 कंप्लेन आए थे कि फलता में, और एक वीडियो भी आया था चुनाव के वक्त कि ईवीएम में टेप लगाया हुआ है और वहां पे बीजेपी के जो उम्मीदवार है उनके ऊपर टेप लगाया हुआ है। और साथ ही साथ फिर जो 32 कंप्लेन आई उसमें टेप लगाने के अलावा कहीं पर इतर लगाने की कंप्लेन आया। इतर लगाएंगे क्यों? क्योंकि इतर लगाने से ये जान पाएंगे कि किसने किसको वोट दिया। और फिर जाके कल और परसों फलता के जो बंगनगर जो पंचायत इलाका है, वहां के जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर उतर आई और सड़कों पर उतर आके उन्होंने खुली तौर से कहा कि असल में वोट के दिन, मतदान के दिन शाम के दोपहर 3 बजे के बाद कोई वोट देने नहीं जा पाया। उनका कहना था कि मतदान केंद्र में जाने के लिए जो 2 रास्ते थे, दोनों रास्ते पे टीएमसी के गुंडे वहां पर मौजूद थे और उनको डराया गया, धमकाया गया। और जो उन्होंने जब मतगणना मगराहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर में चल रहा था लेकिन फलता में कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने अपना विरोध की मात्रा भी बढ़ाया और पूरा गांव आप कह सकते हैं पूरा सड़कों पर उतर आए। तो ये दिन भर ये चलने के बाद वो रिकमेंडेशन जारी था। रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट के तहत उसको जांच किया जा रहा था। रात को ये निर्देश ऑर्डर जारी हुआ कि फलता में जो 294 सीट का जो गणना कल होगा उसमें से फलता में गणना नहीं होगा। फलता का जो चुनाव है उसको खारिज किया जाता है और उसमें रीपोल किया जाता है। अब ये सवाल टीएमसी की तरफ उठाया जा रहा है कि अगर आप इतने केंद्रीय बल तैनात किए थे वहां पर, केंद्रीय बल तैनात था, आप कह रहे थे कि कहीं पर कोई चोरी नहीं होगा, फिर कैसे ये सब हुआ? पुलिस ऑब्जर्वर था, स्पेशल ऑब्जर्वर था। तो इसको लेकर चुनाव आयोग का ये कहना है कि इस पर भी जांच हो रहा है। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, जो ऑब्जर्वर थे, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा इतने सारे बूथों में ईवीएम के साथ छेड़खानी पॉसिबल हुआ, उन सारी बातों को जांच करके उनके खिलाफ भी व्यवस्था लिया जा सकता है, ऐसा यहाँ के जो चुनाव आयोग के जो ऑफिसर थे उन्होंने कहा है। और इसमें एक जो
प्रोविजन है वो भी कहा है कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है 1950 उसके 58A जो धारा है उसमें साफ लिखा है कि अगर एक विधानसभा क्षेत्र से काफी सारे बूथों में बूथ कैप्चरिंग होता है जो जी। चुनाव के परिणाम को जी। प्रभावित कर सकता है तो उसके चलते काउंटरमैन किया जा सकता है और उसी नियम के तहत फलता में 21 तारीख को फिर से इलेक्शन होगा बंगाल में। जी, इसके साथ ही सौरभ अगर हम देखें तो अब 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। कल सुबह 8 बजे मतगणना होगी और 77 मतगणना केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। इसको लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था है? देखिए जो मतगणना सेंटर है आप जानते हैं कि क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया गया है। जो आइडेंटिटी कार्ड है उसमें क्यूआर कोड रहेगा और क्यूआर कोड दिखाकर अगर वो ग्रीन सिग्नल होता है यानी हरी झंडी उनको मिलता है तो वो भीतर जा पाएंगे। और साथ ही साथ एक 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम बनाया गया है। पूरे स्ट्रांग रूम से लेकर काउंटर टेबल तक कोई मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते हैं वहां पर और हर एक की जांच होगा वहां पर कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। खास करके ये जो कूलिंग पीरियड था 29 तारीख से 4 तारीख के भीतर उसमें जो घटना घटी सखावत मेमोरियल स्कूल में ममता बनर्जी पहुंच गई, खुदीराम अनुशीलन केंद्र में कुणाल घोष शशि पांजा पहुंच गए थे टीएमसी के, तो उसके चलते जो हालात हुए इस बार गन्ना को लेकर भी हर एक गन्ना सेंटर में जितने भी बंगाल के गन्ना केंद्र हैं उन सब गन्ना केंद्र में सिक्योरिटी जो है वो एकदम टाइट किया गया है और सख्त किया गया है। और साथ ही साथ कंट्रोल रूम जैसे चुनाव को जैसे मॉनिटर किया जा रहा था कंट्रोल रूम के जरिए इस बार जो काउंटिंग सेंटर्स होंगे वहां पर भी वो नजरदारी रहेगी, ऐसा ही चुनाव आयोग का कहना है। और आज दिन भर है, फिर आगे जाके क्या क्या प्लानिंग सामने आते हैं वो भी देखने के लिए। सौरभ, अभी मैं अभिषेक बैनर्जी का एक ट्वीट है वो पढ़ रही थी। उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि 10 लाइफ टाइम्स वोंट बी इनफ फॉर यू बांग्ला विरोधी गुजराती गैंग एंड देयर स्टूज ज्ञानेश कुमार टू पुट इवन अ डेंट एट डायमंड हार्बर मॉडल। लेकिन जिस तरह से जिस भाषा का वो उपयोग कर रहे हैं जहां वो कह रहे हैं कि आप 10 जन्म भी ले लें तो आप डायमंड हार्बर मॉडल को किसी तरह से भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन डायमंड हार्बर मॉडल तो ऑलरेडी जिस तरह से जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत उस चुनावी प्रक्रिया में वहां हनन डाला गया, इसी वजह से वहां रीपोलिंग हो रही है। किस मॉडल की बात कर रहे हैं यहाँ पर अभिषेक बैनर्जी? आजकल अभिषेक बैनर्जी का कहना है डायमंड हार्बर मॉडल का मतलब है उनका कि वो जो 7 लाख वोटों से या फिर इतने वोटों से जीते हैं उनका वो कहना है कि डायमंड हार्बर मॉडल वो हमेशा कहते हैं, वो चाहे हेल्थ का बात हो या फिर राजनीति की बात हो, वो कहते हैं कि वो अपने क्षेत्र में जो किए हैं वही सारे राज्य में लागू किया जाता है। एक तरफ से कहीं ना कहीं जाके ममता बनर्जी को भी चैलेंज कर बैठती है वो, क्योंकि प्रशासन तो ममता बनर्जी का है, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन ये डायमंड हार्बर मॉडल है क्या है, क्यों इस पे सवाल उठते हैं? 2021 का आंकड़ा देखिए आप। 2021 में फलता विधानसभा की आंकड़ा की बात करता हूँ। यहाँ पे 2021 फलता विधानसभा के आंचल कृतिका 2,44,986 वोटर्स थे फलता में। उनमें से 1,83,635 लोग टीएमसी को वोट दिए थे और बीजेपी को मिला था 15,263। आप इसको परसेंटेज के हिसाब से मापिए। पूरे फलता क्षेत्र में वोट हुआ था, वोट परसेंटेज था 84% और 84% में से जब टीएमसी को मिला था 89% वोट, मतलब एक क्षेत्र में 84% पोलिंग होता है और उस पोलिंग में जितने भी वोट दिए जा रहे हैं उसमें 89% लेकर चला जाता है सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी। आप कश्मीर से कन्याकुमारी घूम के आइए, कहीं पर ऐसा मॉडल देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि इसी तरह का जो मॉडल है वो बाकी विधानसभा क्षेत्रों में भी हो। खैर, बहुत ही संक्षिप्त में एक आखिरी चीज मैं चाहती हूँ कि अपने दर्शकों की क्लैरिटी के लिए वो हमें मिल पाए कि जो रीपोलिंग अब फलता में होगी, क्योंकि अब मतगणना कल है, जो 4 विधानसभा चुनाव जहां जिन 4 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश है, अब ऐसे में इस रीपोलिंग के रिजल्ट को किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा? देखिए, जैसे कल जो ऑर्डर आया है उससे जितना समझ
आता है कि कल जो गणना होगा वो 293 का होगा, तो जी। उसका तो आंकड़ा अलग होगा। हम्म। और फलता का जब वोट होगा तब होने के बाद 24 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो उसमें जो जीतेंगे वो उसमें ऐड हो जाएंगे। चल। और जो कैंडिडेट है वो सेम रहेगा, जी। कैंडिडेट में कोई बदलाव नहीं होगा। जी। जी। जिसका जो पार्टी का जो कैंडिडेट था वही कॉन्टेस्ट करेंगे, जी। सिर्फ चुनाव फिर से बिल्कुल हो रहा है वो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होने जा रही है, जिसके लिए 62 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। और मतगणना प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कुल 10,545 कर्मियों के साथ 4,624 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए हैं। हर विधानसभा क्षेत्र पर एक एक यानी कुल 234 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स पूरी प्रक्रिया की कड़ी निगरानी करेंगे, ताकि चुनाव आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो पाए। सुरक्षा के लिहाज से हर कर्मचारी को QR कोड आधारित फोटो पहचान पत्र जारी किया गया, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना को रोका जा सके। मतगणना केंद्रों के चारों ओर 100 मीटर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है, जहां केंद्रीय सशस्त्र बल और राज्य पुलिस की तैनाती की गई है। इसके साथ ही स्थानीय पुलिस और राज्य सशस्त्र पुलिस के अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CAPF की 65 कंपनियों को भी मतगणना केंद्रों पर तैनात किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी EVM में दर्ज वोटों की गिनती के लिए 234 मतगणना कक्षों की व्यवस्था की गई। डाक मतपत्रों और इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्रों की गिनती के लिए उसी स्थान पर अतिरिक्त 240 कक्ष निर्धारित किए गए हैं। मतगणना का काम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की सहायता से किया जाएगा। मतगणना कार्य के लिए कुल 10,545 मतगणना कर्मियों को तैनात किया गया, जिन्हें मतगणना प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षकों का सहयोग प्राप्त होगा। मतगणना सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों की गिनती के साथ शुरू होगी और उसके बाद सुबह 8:30 बजे EVM की गिनती होगी। वहीं भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर 2 से 10 मई 2026 तक जमैका, सूरीनाम और त्रिनिदाद एवं टोबैगो की आधिकारिक दौरे पर हैं। इस दौरान वो तीनों देशों के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इन देशों में बसे गिरमिटिया समुदाय के कारण भारत के साथ उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध विशेष महत्व रखते हैं। दौरे की शुरुआत में विदेश मंत्री एस जयशंकर किंगस्टन पहुंचकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि यहां पहुंचकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। विदेश मंत्री कामिनेज स्मिथ द्वारा किए गए स्वागत से वो अभिभूत हैं। तो वहीं अगले 2 दिनों में जमैका के नेतृत्व, व्यापार समुदाय और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करने के लिए वो उत्सुक हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज प्रयागराज के दौरे पर हैं, जहां वो नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 के तहत आयोजित रक्षा त्रिवेणी संगम प्रदर्शनी में भाग लेंगे। वहीं शाम को अरैल में भारतीय सेना की ओर से आयोजित कल्चरल इवेंट में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। ये दौरा 2 दिवसीय होगा। और 4 मई को न्यू कैंट क्षेत्र में प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। यह आयोजन 4 से 6 मई तक चलेगा। इसमें सेना के वरिष्ठ अधिकारी, सरकारी अधिकारी, रक्षा विशेषज्ञ और उद्योग जगत से जुड़े लोग मौजूद रहेंगे। सिंपोजियम में सेना में इस्तेमाल होने वाली नई तकनीकों और आधुनिक उपकरणों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय सेना का दल आज भारत कंबोडिया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबैक्स 2 के दूसरे संस्करण के लिए रवाना हुआ। यह अभ्यास 4 से 17 मई 2026 तक कंबोडिया के कम्बोंग स्पू प्रांत स्थित तेचोसेन फनोम थॉम मरेस प्रोव रॉयल कंबोडिया एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर कैंप बेसिल में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य परंपरागत वातावरण में संचालन के लिए कंपनी स्तर पर संयुक्त प्रशिक्षण देना है। और अब खबर महाराष्ट्र से, जहां के पुणे में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म और हत्या की विभत्स घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश है। नसरापुर में इस मामले के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने पुणे बेंगलुरु हाईवे जाम किया, जिसे पुलिस ने बाद में हटाया और यातायात को बहाल करवाया गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के मुताबिक 65 वर्षीय आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट ने 7 मई तक पुलिस हिरासत में भी भेज दिया है। पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने लोगों को आश्वासन दिया
कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। आरोपियों के खिलाफ पोक्सो और बीएनएस के संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है। वक्त ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप स्लीव्स रखना है डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त सी साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स और सब मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का नया सवेरा में। आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच ईरान अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर नया कानून लाने की तैयारी में है। जी हां, ईरानी संसद के उपाध्यक्ष हमीद रेजा हाजी बाबाई ने संकेत दिया कि प्रस्तावित कानून के तहत इजराइल से जुड़े जहाजों के इस अहम समुद्री मार्ग से गुजरने पर रोक लगाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव में दुश्मन देशों के जहाजों के लिए कड़े प्रावधान शामिल किए गए। ऐसे जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए युद्ध से जुड़े नुकसान की भरपाई करनी पड़ सकती है। अब इसके साथ ही अन्य देशों के जहाजों को भी ईरान से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया। हाजी बाबाई के मुताबिक युद्ध के बाद क्षेत्रीय हालात अब पूरी तरह बदल चुके हैं और जब हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही पहले जैसी नहीं रहने वाली। इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है और अगर ये कानून लागू होता है तो इसका असर वैश्विक व्यापार, खासकर तेल और गैस आपूर्ति पर पड़ सकता है। और आइए बात करते हैं ईरान के 14 सूत्रीय प्रस्ताव को लेकर। ईरान ने अमेरिका के सीज फायर प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। इसके बजाय ईरान ने युद्ध के स्थायी समाधान पर जोर देते हुए 14 पॉइंट्स का एक विस्तृत प्लान अमेरिका को सौंपा। ईरानी पक्ष का कहना है कि वो अस्थायी सीज फायर नहीं बल्कि युद्ध का पूर्ण और स्थायी अंत चाहता है। ईरान ने इसके साथ ही ये भी कहा है कि बार बार युद्ध रोकने और फिर शुरू करने से कोई स्थायी हल नहीं निकलेगा और ऐसे में बातचीत का मुख्य फोकस युद्ध को पूरी तरह खत्म करने पर होना चाहिए। ईरान ने अमेरिका के 2 महीने के सीज फायर प्रस्ताव को ठुकराते हुए 30 दिनों के अंदर सभी मुद्दों के समाधान की भी बात कही है। वहीं ईरान के नए प्रस्ताव पर अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया सामने आई। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए प्रस्ताव पर कहा कि हम नए ईरानी प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया कि मुझे नहीं लगता कि ये स्वीकार्य होगा। ट्रंप ने आगे कहा, उन्होंने मानवता और दुनिया के साथ जो किया उसकी अब तक पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई। तो ईरान ने अमेरिका को 14 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अखिलेश सुमन जुड़ गए हैं। अखिलेश, जो ये 14 सूत्रीय प्रस्ताव है, इसके साथ ईरान ने एक अहम जो कह सकते हैं संदेश वो ये भी दिया कि भाई अब जो गेंद है वो अमेरिका के पाले में है, क्योंकि ये युद्ध उन पर थोपा गया था। वहीं जिस तरह की बयानबाजी अब ट्रंप कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम इस पर विचार करेंगे लेकिन हमें स्वीकार्य नहीं है। तो इसे आप कैसे डिकोड कर पाएंगे? देखिए, हुआ ये कि जब अमेरिका ने पिछली बार अमेरिका और ईरान के बीच में 15 सूत्री और 10 सूत्री जो प्रस्ताव थे उनका एक्सचेंज हुआ था और उस प्रस्ताव के एक्सचेंज में जो बातें थी तकरीबन वही सारी बातें अभी जो ईरान ने 14 सूत्री प्रस्ताव दिया है उसमें भी तकरीबन वही सारी बातें हैं। और सबसे जो खास बात यह है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ना नहीं चाहते। उन्हें एक नया तुरुप का पत्ता मिला है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और उनके पार्लियामेंट के पहले स्पीकर बोलते थे, अब पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर बोल रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हम उसका एक फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं और उस फ्रेमवर्क के जरिए हम उसका 30% जो हिस्सा है वो 30% हिस्सा वहाँ की
ईरान की आर्मी को देंगे और उसके अलावा जो 70% हिस्सा है उसे ईरान के डेवलपमेंट में खर्च करेंगे। तो निश्चित तौर पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज उनका एक महत्वपूर्ण अंग हो गया है उनके पूरे निगोशिएशन का अमेरिका के साथ। हालांकि उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का फ्रेमवर्क जो है वो न्यूक्लियर मटेरियल से ज्यादा महत्वपूर्ण है ईरान के लिए। तो अब इस बात के संकेत हैं कि वो न्यूक्लियर मटेरियल को किस हद तक छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उस पर उन्होंने ढिलाई के संकेत दिए हैं। लेकिन आपको एक चीज छूट रही है, दूसरी चीज मिल रही है। लेकिन अब अमेरिका के सामने समस्या ये है कि एक चीज तो ले रहे हैं लेकिन दूसरी एक नई समस्या खड़ी हो जा रही है जो न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो एक समस्या होगी कि ईरान अगर फ्रेमवर्क बनाना शुरू हो गया तो बातचीत फंसी हुई है। देखिए, और उस बातचीत में जो अमेरिका ने जो चारों तरफ से घेरेबंदी कर रखी है ईरान की, और ईरान के बंदरगाह पे कोई जहाज न जा रहा है न कोई आ रहा है, अब ऐसी स्थिति में ईरान के सामने भी बहुत सारा चारा नहीं है। ईरान भी इस मामले को जितना ज्यादा हो सकता है उसको लंबा खींचना चाहता है ताकि अमेरिका की किरकिरी होती रहे और अमेरिका के ऊपर जो प्रेशर है वो अमेरिका के प्रेशर ऊपर प्रेशर अंदरूनी भी बने और बाहरी भी बने। क्योंकि देखिए, अमेरिका से जो चीजें आ रही हैं, कई सारे जो सोशल मीडिया में जो क्रिटिक लोग हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग हैं, यहाँ की रिपब्लिकन के भी कुछ लोग जिनकी डोनाल्ड ट्रंप ने भी आलोचना एक दो की शुरू कर दी है, वो सारे लोग कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो 28 फरवरी के पहले पूरी तरह खुला था और अब अगर निगोशिएट करके स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान को देते हैं तो उसमें हासिल क्या हुआ। तो ये दबाव है अमेरिका पे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर भी वे कोई समझौता नहीं कर सकते। तो मतलब ये है कि जो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही है अपने ट्रूथ सोशल के माध्यम से, उन्होंने कहा है कि उन्हें थीम ऑफ निगोशिएशन मिला था। अभी तक उन्होंने थीम ऑफ निगोशिएशन तो देखा है लेकिन उसका फाइन पॉइंट्स अभी तक नहीं दिखा है, तो फाइन प्रिंट्स अब देखेंगे। लेकिन उन्होंने ये बात की जो बात कही है कि 47 साल जो ईरान करता रहा है ईरान की जनता के साथ और पूरी दुनिया के साथ, मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है और आगे आने वाले दिनों में हम एक बार फिर से कॉन्फ्लिक्ट को देखेंगे ईरान और अमेरिका के बीच में। जी, इसके साथ ही अखिलेश, ईरान कहीं ना कहीं हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक नए कानून लाने की भी बात, इस बीच कुछ ऐसे संकेत भी मिले हैं और इसका वैश्विक स्तर पर भी अच्छा खासा असर देखने को मिल सकता है। देखिए, वो वैश्विक स्तर पे इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा क्योंकि ईरान लंबे समय से, जब युद्ध शुरू होने के बाद से कह सकते हैं कि उन्होंने इसे एक अपना बार्गेनिंग पॉइंट बना रखा था और उसके बाद उन्होंने जो उनके स्पीकर थे उन्होंने भी कहा कि हम इस पे कानून लाएंगे। ड्राफ्ट कानून बना हुआ भी है। वो ड्राफ्ट फ्रेमवर्क के बारे में कल जो है वो उन्होंने भी कहा, जो डिप्टी स्पीकर है ईरान के पार्लियामेंट के, और उनका तो कहना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वो उसके माध्यम से उनको लगता है कि एक प्रभुत्व उस इलाके में उनको मिलेगा जो न सिर्फ पैसे का माध्यम बनेगा उनके राजस्व का, बल्कि उस पे पूरे जो पर्शियन गल्फ में उनका जो एक तरीके से मोनोपोली क्रिएट कर देगा। तो ऐसी स्थिति को ईरान पकड़ना चाहता है। तो इसे लेकर देखिए दुनिया में कड़ी प्रतिक्रिया होगी और दुनिया का कोई भी देश नहीं चाहेगा कि ईरान वहाँ कोई अपना प्रभुत्व स्थापित करे, कोई ऐसा फ्रेमवर्क स्थापित करे ताकि वहाँ आने जाने वाले जहाजों पर कोई प्रतिबंध लगे या किसी तरह की फी देनी पड़े। तो यह जो है ईरान के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी क्योंकि ईरान भी इससे दुनिया में अपनी सहानुभूति खो सकता है, यूरोप में अपनी सहानुभूति खो सकता है, ग्लोबल साउथ के देशों में अपनी सहानुभूति खो सकता है। तो ये सारे खतरे हैं ईरान के सामने और इसीलिए ईरान को इस बात की शंका है और इसीलिए ईरान के जो सेंट्रल कमांड के पदाधिकारी हैं आर्मी के, उन्होंने भी कहा है कि एक बार और कॉन्फ्लिक्ट की तरफ हो सकता है हम बढ़े। तो देखना है कि दोनों कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान, अब दोनों उस कॉन्फ्लिक्ट को कब शुरू करते हैं और कब उसका खात्मा होता है, किस तरीके से खात्मा होता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जब इस बार होगा तो हो सकता है पिछली बार से भी ज्यादा भयावह और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, इसलिए कहा जाता है कि युद्ध भले ही रणक्षेत्र में लड़े जाते हो लेकिन जीते अपनी रणनीति के जरिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो क्योंकि यहाँ पर हमने ईरान और अमेरिका को लेकर बात की, तो आइए अब और कुछ महत्वपूर्ण खबरें अराउंड द वर्ल्ड में देख लेते हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मनी से 5000 अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने के अपने फैसले को सही ठहराते हुए इस पर सख्ती से अमल करने की बात कही। नाटो द्वारा मध्य पूर्व युद्ध का समर्थन करने से इनकार करने के बाद ट्रंप ने ये कदम उठाया है और इस बड़े कूटनीतिक फैसले से अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बीच तनाव भी काफी गहरा गया है। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनेल ने देश पर लगाए गए नए अमेरिकी प्रतिबंधों की कड़ी आलोचना करते हुए क्यूबा को शांति का देश बताया। क्यूबा के विदेश मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता को लेकर अमेरिका से कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। इन सख्त अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण क्यूबा में फिलहाल तेल की भारी किल्लत, ब्लैकआउट और विमानन सेवाओं में रुकावट जैसी बड़ी आर्थिक और बुनियादी समस्याएं पैदा हुई हैं। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते की अघोषित अफ्रीकी देश स्वातिनी यात्रा पर चीन बुरी तरह भड़क गया है और उसने ताइवानी राष्ट्रपति के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान ने कड़ा जवाब देते हुए कहा कि एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में उसे दुनिया के किसी भी देश से जुड़ने का पूरा अधिकार है। इस घटनाक्रम ने अमेरिका और यूरोपीय देशों की चिंता बढ़ा दी है। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें प्योंगयांग को वैश्विक साइबर सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया। उत्तर कोरिया ने इसे अमेरिका की निराधार गलत सूचना करार देते हुए वॉशिंगटन की शत्रुतापूर्ण नीतियों का हिस्सा बताया। प्योंगयांग ने यह भी चेतावनी दी कि वो साइबर स्पेस में अपने नागरिकों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। पेरू के चुनाव आयोग ने 12 अप्रैल को हुए आम चुनाव के परिणामों में भारी विवाद और धांधली के आरोपों के बाद एक व्यापक आईटी ऑडिट की मांग की है। 97.5% वोटों की गिनती के बावजूद अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि दूसरे दौर के चुनाव में रूढ़िवादी नेता कीको फुजिमोरी का सामना किस उम्मीदवार से होगा। चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख के इस्तीफे के बाद देश में ये असमंजस और बढ़ गया है। खबर नाइजीरिया से, जहां के इबादान शहर में पश्चिम अफ्रीका की योरूबा संस्कृति के प्रतीक वर्ल्ड एंगोगुन फेस्टिवल का भव्य समापन हुआ। ओबाफेमी आवोलोवो स्टेडियम में आयोजित इस ग्रैंड फिनाले में करीब 18,000 लोग इस सांस्कृतिक आयोजन के साक्षी बने। इस दौरान नकाबपोश कलाकारों ने रंग बिरंगे परिधानों में आग के साथ हैरतअंगेज करतब दिखाए, ढोल की थाप पर शानदार पारंपरिक नृत्य पेश किया। साल 1991 के खाड़ी युद्ध के बाद पहली बार कुवैत का मासिक कच्चा तेल निर्यात अप्रैल में शून्य दर्ज किया गया। ये स्थिति हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी और बढ़ते सैन्य तनाव के कारण पैदा हुई। इस संकट के बीच कतर ने ईरान से जलमार्ग खुला रखने की अपील की है, जबकि ईरान ने अमेरिका को इस तनाव को खत्म करने के लिए एक शांति प्रस्ताव भेजा है। और आज दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी की स्थापना का दिवस है। 3 मई 1995 को अस्तित्व में आए डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो के रूप में दिल्ली एनसीआर के लोगों को एक भरोसेमंद, आरामदायक और सुरक्षित शहरी परिवहन का साथी दिया। बिल्कुल, जो कि आज की तारीख में अगर हम देखें तो प्रौद्योगिकियों, सुविधा और वैश्विक मानकों से भरा हुआ एक शानदार अनुभव बन चुका है। आइए आपको दिखाते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। तेज गति और कनेक्टिविटी, स्वच्छता और सुरक्षा, आधुनिक तकनीक और पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ ही समयबद्धता और विश्वसनीयता ने जिस मेट्रो को वर्ल्ड क्लास मेट्रो बना दिया, उसका नाम है दिल्ली मेट्रो। महज 24 साल पहले शुरू हुई दिल्ली मेट्रो आज दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क में एक बन गई है। इसका प्रमाण है दिल्ली मेट्रो की तेज गति और अत्याधुनिक तरीके से विस्तार, और इस विस्तार को साकार किया है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने, जिसकी स्थापना 3 मई 1995 को हुई। दिल्ली मेट्रो ने अपने स्थापना के समय से ही जो एक मापदंड देश के आगे प्रस्तुत किया, हम लोगों ने विदेश स्तर के मानकों को अपनाया, बल्कि उससे भी बेहतर करके दिखाया है। डीएमआरसी की स्थापना दिल्ली के शहरी परिवहन में बदलाव की एक शुरुआत थी।
डीएमआरसी ने 1998 में दिल्ली मेट्रो का निर्माण कार्य शुरू किया और 25 दिसंबर 2002 को दिल्ली मेट्रो के पहले चरण के तहत शाहदरा से 30 हजारी के बीच पहला मेट्रो कॉरिडोर खोला गया। दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर की शुरुआत के बाद से अब तक दिल्ली मेट्रो के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। अब 5वें चरण की भी शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली मेट्रो ने समय के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोगों के यात्रा करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। 416 किलोमीटर लंबी 12 लाइनों और 303 स्टेशनों वाली ये मेट्रो बढ़ती शहरी आकांक्षाओं का प्रतीक है, जिसने रोजाना लाखों यात्रियों को आरामदेह, वातानुकूलित और सुरक्षित सफर मुहैया कराकर न केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बल्कि पूरे देश में जन परिवहन परिदृश्य की कायाकल्प कर दिया है। दिल्ली मेट्रो ने शुरू से ही सेफ्टी को प्रमुख माना है और पंक्चुअलिटी और रिलायबिलिटी को, तो जिससे कि अब किसी पैसेंजर को पता है अगर वो आ रहा है कि अगर दिल्ली मेट्रो पकड़ेगा तो वो टाइम पे पहुंचेगा। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो में 2368 कोचों के साथ 343 ट्रेनें संचालित करता है और रोजाना करीब 4508 ट्रेन ट्रिप्स चलाता है, जो प्रतिदिन करीब 1,40,112 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दिल्ली मेट्रो के विशाल नेटवर्क में वर्ष 2025 में लगभग 235.8 करोड़ यात्रियों ने सफर किया, यानी प्रतिदिन औसतन करीब 64,60,000 यात्रियों ने मेट्रो में सफर का आनंद लिया। स्टेशनों और ट्रेनों के उच्च स्तर की स्वच्छता, सीसीटीवी निगरानी और समर्पित महिला कोच दिल्ली मेट्रो में सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करते हैं। दिल्ली मेट्रो दुनिया की पहली ऐसी रेल आधारित प्रणाली है जिसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र से कार्बन क्रेडिट प्राप्त हुआ है। दिल्ली मेट्रो के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ से हम लोगों को कार्बन क्रेडिट मिले हैं और पहली रेल बेस्ड प्रणाली है जिसको ऐसे ही कार्बन क्रेडिट्स मिले हैं। डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो के सुनहरे सफर की कहानी को संजोने के मकसद से 2009 में एक अनूठे संग्रहालय की शुरुआत की, जो आज एक बड़े संग्रहालय का रूप ले चुका है। इस संग्रहालय में दिल्ली मेट्रो के इतिहास और विकास की कहानियों से रूबरू होने का अवसर मिलता है। भारत आज अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन चुका है और इसमें दिल्ली मेट्रो का सबसे बड़ा हिस्सा है। दिल्ली मेट्रो दिल्ली वासियों को एक आरामदायक सार्वजनिक परिवहन विकल्प प्रदान करने के अलावा प्रदूषण को नियंत्रित करने और सड़कों पर वाहनों की भीड़-भाड़ को कम करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। दिल्ली मेट्रो की हाई फ्रीक्वेंसी और विश्वसनीय सेवा इसे न सिर्फ दुनिया के सबसे बेहतरीन मेट्रो सिस्टम में एक बना दिया है, बल्कि इसने इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की लाइफलाइन भी बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब वक्त चला है समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों को आप तक पहुंचाने का प्रेस रिपोर्ट के जरिए। तो पहली खबर क्या है कृतिका? बिल्कुल, पहली खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे पश्चिम बंगाल से जुड़ी, जहां अगर बीते कल की हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर अहम सुनवाई हुई। एक याचिका दायर की गई थी टीएमसी की तरफ से, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सुनवाई करते हुए एक झटका टीएमसी को दिया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एक बार पहले भी हाईकोर्ट में, कलकत्ता हाईकोर्ट में भी सुनवाई हो चुकी थी। दरअसल चुनाव आयोग को नियुक्ति के पूरे अधिकार है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही और कहा है कि चाहे अधिकारी केंद्र के हो या राज्य सरकार के, इससे फर्क नहीं पड़ता और ऐसे में नए आदेश की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल वोटों की गिनती के लिए स्टाफ को तैनात करने के खिलाफ ये याचिका दायर की गई थी टीएमसी की तरफ से, और इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट में भी इसी प्रकार की ये याचिका दायर की गई थी और वहां से भी जब झटका लगा तो उसके बाद में टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने भी यही जवाब दिया कि इसमें दखलंदाजी बिल्कुल भी नहीं की जा सकती और ये जो पूरा अधिकार क्षेत्र है वो चुनाव आयोग के दायरे में आता है। चलिए दूसरी खबर का रुख करते हैं, जो कि हम दैनिक जागरण से रहे हैं। यह खबर जो है वो आपके पोर्टेबल एमआरआई से जुड़ी हुई है। जी हाँ, हम जानते हैं कि एमआरआई करवाने के लिए आपको जो डायग्नोस्टिक सेंटर है वहाँ जाना पड़ता है, लेकिन अब एम्स में देश का पहला जो पोर्टेबल एमआरआई है वो शुरू किया गया और यहीं पर इसका ब्रेन स्कैन किया जा सकता है। अब आईसीयू इमरजेंसी ट्रॉमा वार्ड में भीतर जो गंभीर ये जो मरीज हैं उनके लिए ब्रेन स्कैन बेड पर ही हो जाएगा। अब इसके लिए एमआरआई कक्ष, शील्डिंग और उच्च विद्युत क्षमता की ज़रूरत नहीं होगी और इसके लिए जब हम स्वास्थ्य क्षेत्र में इन तमाम उन्नत वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको बढ़ाने की बात करते हैं, उस लिहाज से ये बड़ा कदम माना जा रहा है। अब जो तमाम डॉक्टर्स हैं उनका मानना है कि ये पहल ना केवल दिल्ली बल्कि जो देश भर में ब्रेन की इमेजिंग है, जिसके लिए अगर आपको अपने वार्ड से निकलकर जाना पड़ा था एमआरआई तक,
उसमें वो बचेगा और उसके साथ ही इससे इस तरह की सेवाओं का भविष्य और ज्यादा उज्जवल होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों कृतिका? बिल्कुल आंचल, क्योंकि हेल्थ से जुड़ी ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एमआरआई के लिए हम सभी को ही एमआरआई जहां पर होता है उस जगह पर जाना पड़ता है, लेकिन अब ये पोर्टेबल एमआरआई की जो सुविधा है वो एम्स की तरफ से शुरू की गई है, जो आगे भविष्य में काफ़ी मददगार पेशेंट्स के लिए साबित होती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही जो अगली प्रमुख खबर है वो है पंजाब केसरी से, जहाँ कश्मीर को पीछे छोड़ करके विदेश में अब धमाल मचाने के लिए लद्दाख का जो पश्मीना शॉल है वो इस समय तैयार है। दरअसल सीधे तौर पर अगर हम देखें तो केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख प्रशासन जो है वो खास तौर पर इस पर ध्यान दे रहा है कि लद्दाख को पश्मीना का ग्लोबल हब बनाने की पूरी तैयारियां इस समय की जा रही है, क्योंकि लद्दाख का जो पश्मीना है वो अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने जमाने के एक धाक जमाने की पूरी तैयारी कर रहा है और हाल ही में कुछ बड़े बदलाव भी किए गए हैं। और इसको लेकर के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के जो प्रयास हैं, उन्होंने लद्दाख के पश्मीना को कश्मीर के साए से बाहर निकालकर एक स्वतंत्र वैश्विक ब्रांड बनाने की पूरी जो राह है वो रास्ता वो इस समय खोल दिया और बहुत जल्द ही जो लद्दाख का पश्मीना है वो पूरे विदेश भर में अपनी धाक जमाता हुआ नजर आएगा। और आइए बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कि किस तरह से जो गंगा एक्सप्रेस वे है और नोएडा हवाई अड्डा उसके लिए एक नई सड़क बनाई जाएगी। इसका फैसला जो ग्रेटर नोएडा की अथॉरिटी है 143वीं बैठक थी उसमें 6048 करोड़ का ये बजट जो है वो मंजूर किया गया। अब इस सड़क बनाने का महत्व आपको समझाते हैं। जिस तरह से जब नोएडा और ग्रेटर नोएडा के एक्सप्रेस वे का जो यात्रा का समय है वो करीबन 30 से 45 मिनट सिर्फ घटकर रह जाएगा। वजह है कि जब इस तरह की सड़क का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा और इसी अगर हम देखें जो ये मार्ग है यानी कि ग्रेटर नोएडा के इन्हीं 4 मार्गों पर जो 15 इलेक्ट्रिकल बसें हैं ईवी व्हीकल्स हैं वो चलाए जाएंगे और इसीलिए ज़मीन का आवंटन जो है वो यहाँ पर किया गया। साफ तौर पर कैसे एक्सप्रेस वे से अलग अलग रोड्स की कनेक्टिविटी के जरिए लोगों की यात्रा को आरामदायक और सुखद बनाया जाए उससे जुड़ी ये अहम पहल है। तो ये थी आज के अखबार में सब छपी हुई प्रमुख खबरें और इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की प्रमुख खबरों की। तो वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र से ऑटोमेटिक रूट से 100% एफटीआई को मंजूरी देने वाले नियम को शनिवार को अधिसूचित किया। अधिसूचना के अनुसार विदेशी मुद्रा प्रबंधन यानी कि फेमा का जो नियम है 2026 के अनुसार ऑटोमेटिक रूट से बीमा कंपनियां और उससे जुड़े मध्यस्थ जिनमें ब्रोकर भी शामिल हैं वो अब 100% विदेशी निवेश की अनुमति ले पाएंगे। हालांकि एलआईसी की अगर हम बात करें तो एलआईसी के लिए ये सीमा 20% निर्धारित की गई है। संसद ने दिसंबर 2025 में सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 पारित किया था, जिसके जरिए बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को स्वचालित मार्ग के तहत पहले के 74% से बढ़ाकर 100% करने की मंजूरी दी गई। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये विधेयक कानून बन गया। और बात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट की, जिसकी वजह से भारत में डिजिटल प्रशासनिक सुधारों से जो एमएसएमई है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें सुधार हुआ। जिन राज्यों ने इन सुधारों को तेजी से अपनाया वहां पर छोटे उद्योगों को अधिक लाभ मिला और डिजिटल तंत्र को मजबूत करने की वजह से जो कंपनियों की उत्पादकता है उसमें बढ़ोतरी दर्ज हुई और उसका आपसी जो अंतर है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। बिल्कुल, एमएसएमई क्षेत्र जो है वो देश के विनिर्माण में 35% रोजगार में 11 करोड़ और निर्यात में 45% योगदान देता है। सरकारी प्रक्रियाओं के डिजिटल होने से छोटे उद्यमों की लागत और देरी में कमी आई है और रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो ये सुधार व्यापक स्तर पर कारोबारी माहौल बेहतर बनाने की पहल का भी हिस्सा थे। वर्ष 2014 में राज्यों में 98 बिंदुओं की कार्य योजना पर सहमति जताई थी, जिसका उद्देश्य नियमों को सरल बनाना, डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना था। आईएमएफ ने कहा कि डिजिटल तंत्र से प्रशासनिक प्रक्रियाएं और सरल होती हैं, वो ज़्यादा पारदर्शी होती हैं और देरी कम होती है। इससे छोटे जो तमाम बिजनेस हैं उनके अनुपालन का खर्च घटता है और सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए जाते हैं। तो आईएमएफ की जो रिपोर्ट है उसमें बड़ा दावा कि जो डिजिटल तंत्र है अगर आप उसको मजबूत करते हैं तो कैसे जो कंपनियां हैं खासतौर पर जो छोटे उद्योग हैं उनको भी सशक्त बनाने में मदद मिलती है। बिल्कुल, और इसी के साथ ही अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि भारत सरकार ने रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर इस समय नियुक्त किया है और इस संबंध में 2 मई 2026 को अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि सरकार ने आरबीआई अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत ये नियुक्ति की है और रोहित जैन
फिलहाल आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति 3 मई यानी कि आज से प्रभावी होगी और वो अगले 3 साल तक इस अहम पद पर बने रहेंगे। रोहित जैन टी रविशंकर की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल हाल ही में समाप्त हुआ है। और अब वक्त चला है हमारे खास सेगमेंट मनी मंत्र का, जहां पर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जब आप एसआईपी के जरिए शुरुआत करते हैं निवेश में, तो उसमें अलग अलग फंड्स होते हैं। तो किस तरह से किस फंड को चुनकर आप अपने निवेश की जर्नी यानी कि अपने फाइनेंशियल गोल को स्टार्ट कर सकते हैं। तो 2 तरीके के फंड आपको बता रहे हैं, इक्विटी और डेट फंड। इक्विटी 5 साल का अगर आपका लंबा फाइनेंशियल गोल है वो बेहतर है, और छोटे अवधि के लिए आप डेट फंड में निवेश कर सकते हैं। अब इक्विटी फंड में रिटर्न ज़्यादा, उतार चढ़ाव भी ज़्यादा, लेकिन जो डेट फंड है उसमें जोखिम कम और स्थिरता ज़्यादा होती है। इक्विटी फंड में अगर आप पैसा निवेश करें तो जल्द पैसा निकालना सही नहीं होता, लेकिन आप डेट फंड में ज़रूरत पड़ने पर पैसा निकाल सकते हैं। इक्विटी फंड जो है वो जो पैसा है वो शेयर बाजार में लगाता है। डेट फंड जो सरकारी सिक्योरिटीज़ होती हैं उसमें आपके पैसे को लगाता है। तो साफ तौर पर अगर आप चुनाव करना चाहते हैं एसआईपी के जरिए, तो इक्विटी फंड्स, डेट फंड और इसके साथ साथ हाइब्रिड मोड यानी कि हाइब्रिड फंड के जरिए भी आप निवेश कर सकते हैं। हाइब्रिड यानी कि वो आपके आधे पैसे को इक्विटी और आधे को डेट फंड में जो है वो जोड़ता है, जिससे आप बाद में अच्छे निवेश का एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। और इसी के साथ नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज़। घिसते तोड़ते कुटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, एमडी शाही पनीर मसाला। पनीर तो क्या मस्त बना डाला। एमडीएच का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच एमडीएच। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ एक में पॉप्सीज रखना डोरी के साथ, और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ, और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद स्वागत। बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की तरफ। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए रन फॉर सन कैंपेन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मैराथन दौड़ भी रखी गई, और इस पहल का उद्देश्य लोगों को रूफटॉप सोलर अपनाने के लिए प्रेरित करना और स्वच्छ ऊर्जा के महत्व को जन जन तक पहुंचाना है। ये अभियान 2024 में शुरू की गई पीएम सूर्य घर योजना का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य है देश के 1 करोड़ घरों तक सोलर पहुंचाना है। इस मौके पर मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी ने बताया कि अब तक करीब 30 लाख इंस्टॉलेशंस हो चुके हैं और 38 लाख घरों को कवर किया जा चुका है। इस विषय पर उनसे खास बात की हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला ने। आइए दिखाते हैं। आज इस रन फॉर सन का आयोजन किया गया है, इसके पीछे की पूरी रूपरेखा क्या है और इस प्रोग्राम के तहत आप क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंदर 30 लाख इंस्टॉलेशन हो चुके हैं और 38 लाख हाउस होल्ड्स कवर हो चुके हैं, तो उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और आज इंटरनेशनल सन डे भी है, तो उसका भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और आगे जाकर पीएम सूर्य घर में किस तरह से हम लोग 1 करोड़ हाउस होल्ड को कवर कर पाएँ, उसके लिए जो अवेयरनेस चाहिए, जो आउटरीच चाहिए, उसके बारे में आज के मैराथन था। तो उसी की वजह से आज रन फॉर द सन किया गया। ये 2024 में जहाँ तक मुझे जानकारी है इसका आयोजन पहली बार किया गया था, उसके बाद लगातार इस तरीके का आयोजन हो रहा है। और हम साथ ही अगर देखें कि ग्रामीण अंचलों में
जिस तरीके से सोलर रूफटॉप की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी रफ्तार में वो बढ़ा है, अब इसका भविष्य कैसे देख रहे हैं? तो भविष्य उसका बहुत उज्जवल है, क्योंकि जो एक बार आप अगर इंस्टॉल कर लिए तो 25 साल तक आपको बिजली मिलते रहेगा। तो हम लोग देख रहे हैं नॉट ओनली रूरल एरियाज, इवन अर्बन एरियाज़ में भी इसका अडॉप्शन बहुत स्ट्रांग है और आगे जाके हम लोग 1 करोड़ से भी बहुत ज़्यादा हाउस होल्ड इसको बेनिफिट मिलेगा, ये हमारे आशा है। आगे कोई आप संदेश देना चाहें, लोगों से कोई अपील करना चाहें कि इस तरीके के वैकल्पिक जो ऊर्जा के माध्यम है उस पर स्विच होने के लिए? वैकल्पिक ऊर्जा के लिए जो प्रयास है वो तो सतत जारी है, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, आगे के दिन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा होने वाला है। तो साफ तौर पर आप संतोष कुमार सारंगी सर को सुन रहे हैं, जिनका साफ तौर पर कह रहे हैं कि रन फॉर सन एक ऐसा आयोजन है जो आपको फिट तो रखता ही है, लेकिन साथ ही आपको जागरूक करता है कि आप सोलर की तरफ कदम बढ़ाएं, क्योंकि सोलर आने वाले दिनों में भारत का भविष्य है और यही वजह है कि सरकार भी इस बाबत सतत प्रयास कर रही है। दिल्ली से कैमरा पर्सन सुनील राणा के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। और आइए देखते हैं खबरें हमारे खास सेगमेंट खेल जगत यानी कि स्पोर्ट्स ट्रैक से। बैडमिंटन में थॉमस कप फाइनल्स में भारत को कांस्य पदक में संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल मुकाबले में फ्रांस ने भारत के खिलाफ 3-0 से जीत दर्ज कर फाइनल में अपनी जगह बनाई। लक्ष्य सेन का नहीं खेलना भारत को भारी पड़ा और HS प्रणय भी आयुष शेट्टी और किदाम्बी श्रीकांत की तरह हार गए। मध्य प्रदेश के पोल वॉल्ट एथलीट कुलदीप कुमार ने पहले इंडियन इंडोर ओपन कंबाइंड इवेंट्स और पोल वॉल्ट प्रतियोगिता के पहले दिन 5.41 मीटर की ऊंचाई पार कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। 21 साल के कुमार अपने पहले इंडोर टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में जीतने वाली छलांग लगाई। उन्होंने पिछले साल मध्य प्रदेश के ही एक और एथलीट देव कुमार मीना द्वारा बनाए गए 5.40 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को और बेहतर बनाया। IPL में आज डबल हेडर मुकाबले खेले जाएंगे। दिन के पहले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा और इस सीजन दोनों टीम दूसरी बार आपस में भिड़ेंगी। पिछले मुकाबले में हैदराबाद 65 रन से जीती थी। IPL में दूसरा मुकाबला पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पंजाब किंग्स को पिछले मैच में राजस्थान से हार मिली, जबकि गुजरात को लगातार 2 जीत हासिल हुई है। पंजाब ने इस सीजन में अब तक 8 मुकाबले खेले, जिसमें से 6 में उन्हें जीत मिली। IPL में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस पर 8 विकेट से जीत हासिल की। चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को इस सीजन में दूसरी बार हराया। चपाक स्टेडियम में मुंबई ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने 19वें ओवर में 2 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। कार्तिक शर्मा ने ट्रेंट बोल्ट की पहली बॉल पर चौका लगाकर जीत हासिल की। और आइए आपको दिखाते हैं क्या मिजाज है आपके शहर में मौसम का।
तो जैसे कि हमारी रवायत आगे आपको कुछ खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं नया सवेरा में, जहां किस तरह से कनाडा का जो हाई पार्क है ये खिलते खूबसूरत चेरी ब्लॉसम फूल है। आप इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरह से खिलते हुए चेहरे भी इन फूलों की तस्वीरें जो हैं वो अपने कैमरे में उतार रहे हैं और गुलाबी और सफ़ेद फूलों की चादर से ढक गया है चेरी ब्लॉसम का ये पूरा का पूरा आयोजन। तो फूलों की इस शानदार बहार से मौसम का मिजाज बदला है। कनाडा के हाई पार्क में खिलते हुए खूबसूरत ये चेरी ब्लॉसम अपनी खुशबू बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इस चेरी ब्लॉसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें पर्यटक भी शामिल हैं। तो फूलों के इस शानदार बहार ने मौसम का मिजाज बदल कर रख दिया कनाडा वासियों के लिए। और और इसी के साथ इस बीच एक बड़ी खबर का सीधा रुख कर लेते हैं दिल्ली के विवेक विहार से। ये बड़ी खबर जहां रविवार यानी कि आज सुबह एसी ब्लास्ट की वजह से एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई और इस हादसे में करीब 9 लोगों की मारे जाने की भी खबर इस समय सामने आई है, जबकि 4 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार अगर हम देखें तो फायर कंट्रोल रूम को सुबह आग लगने की जैसे ही जानकारी मिली, जिसके बाद में दमकल विभाग की गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राजेंद्र प्रसाद मीणा ने यह भी बताया कि करीब सुबह 4 बजे आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। और पुलिस के अनुसार आग इमारत के ऊपरी हिस्से में लगी। बताया जा रहा है कि एसी में धमाका होने की वजह से आग लगी। फिलहाल करीब 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, घायलों का इलाज जारी है। और जहां तक एसी से आग लगने की घटनाएं वो लगातार सामने आ रही हैं, जहां पर किस तरह से अगर कनेक्शन कमज़ोर है या फिर अगर एसी की सर्विस ठीक से नहीं हुई, खैर इन तमाम कारणों के बारे में हम जानेंगे। तो हादसे में 9 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। दिल्ली में बड़ा हादसा विवेक विहार में, जहां पर एसी फटने की वजह से ये हादसा हुआ है और इसकी वजह से इमारत में आग लगी और विवेक विहार में ये भीषण बीभत्स अग्निकांड हुआ है, जिसकी वजह से 9 लोग काल की गाल में समा गए। दिल्ली के विवेक विहार में ये बड़ा हादसा जो है वो सामने आया और ऐसे में किस तरह से एसी जब फटा और उसकी वजह से ये आग लगी, उसके बाद किन और कारणों का अभी पता लग पाएगा, ये हम आगे जानेंगे। हमारे संवाददाता जब जुड़ेंगे हमारे साथ। तो विवेक मोहित शुक्ला इस वक्त मौजूद है। मोहित, दिल्ली में बड़ा हादसा हुआ है, विवेक विहार में एसी फटने की वजह से 9 लोग जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। क्या बड़ा अपडेट और क्या वजह सामने आ रही है इससे जुड़ी हुई? देखिए, साफ तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली के सहादरा में ये इलाका पड़ता है विवेक विहार, जहां पर एक 4 मंजिला इमारत है, उसमें एसी फटा सुबह, जिसकी वजह से अब तक वहां पर जान और माल दोनों की हानि हुई है। और आपको मैं बताऊं कि इस घटना में लगभग 10 से 12 लोग हैं वो काफी झुलस गए। साथ ही यहाँ पर लगभग 8 से 9 लोगों की डेथ की खबर भी सामने आ रही है। हालांकि जो वहां पर फायर महकमा है वो मौके पर है, अग्निशमन के तमाम अधिकारी, दिल्ली पुलिस के अधिकारी, फायर फाइटिंग जो फाइटर्स की टीमें हैं वो तमाम वहां पर मौके पर हैं और आग बुझाने का प्रयास सुबह से किया जा रहा है। और अब आप समझिए कि इस पर लगभग काबू पाया जा चुका है, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही दुखद ये घटना है। और आप समझिए कि इसमें अब तक लगभग 10 से 15 लोगों को सुरक्षित निकाला भी गया है। और कहीं ना कहीं ये अपने आप में, आज इतवार है, छुट्टी का दिन है, लोग कहीं ना कहीं आपको पता है घरों में इस वक्त का देर से उठते हैं, लेकिन जैसे ही ये घटना हुई उसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया, जो कहीं ना कहीं अपने आप में ये भी चिंता का विषय है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मियां बढ़ रही हैं वैसे वैसे शॉर्ट सर्किट और एसी से जुड़े हुए तमाम मामले सामने आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ऐसे में आंचल, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जो दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं उनको भी ये जानना बेहद ज़रूरी है कि अगर आप भी एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सोच समझ के उसका इस्तेमाल कीजिए और सबसे पहले सर्विस आप जरूर कराइए अपने एसी की। और क्योंकि ये स्प्लिट एसी था, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो अगर आप स्प्लिट एसी का इस्तेमाल करते हैं तो बाहर उसका पंखा लगा है उसे बार बार पानी से अगर आप साफ करते हैं दिन में 2 बार, जिस तरह से हमें गर्मी लगती है, ऐसे एसी जो एक इक्विपमेंट है वो भी जल्दी गर्म होता है। तो कृपया करके जो वायरिंग है उस पर ज़रूर ध्यान दें, ताकि इस तरह की घटनाओं को अगर आप फर्स्ट लेवल पर अपने हिसाब से रोक पाएँ तो
बहुत लगाम लगाने में आसानी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और फिलहाल नया सवेरा में आज के लिए इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी आप कुछ और नई खबरों के साथ। नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। देश के वो सितारे जिनसे रोशन है हिंदुस्तान। ना कोई शोर ना कोई दिखावा, बस कर्म ही है जिनकी पहचान। मिट्टी से उठकर आसमान तक पहुंची इनकी उड़ान, सेवा समर्पण साधना से लिख दी अपनी अलग पहचान। देश ने भी झुक कर किया इन्हें सलाम और दिया पद्म सम्मान। ये है वो अनमोल रत्न जिनसे बढ़ता है भारत का मान। देखिए इन नायकों की प्रेरक कहानियां हमारे पद डीडी न्यूज पर।